होती है, धारा घनत्व क्या होता है, साथ ही साथ अपवहन वेग क्या होता है। अगर एक चालक कहीं पर है तो उस चालक के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन गतिमान है, बिल्कुल। तो क्या उनका परिमाणी विस्थापन है, बिल्कुल नहीं। तो यही सब कुछ छोटी छोटी सी बातें हम देख चुके हैं। बैटरी लगाने पर क्या होता है, बैटरी लगाने पर उनका कुछ ना कुछ अपवहन वेग आ जाता है। वे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ जो है, या पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हमने माने थे वो आगे की तरफ बहने लग जाते हैं। तो उसी के कारण उनका जो वेग आता है उसे हमने अपवहन वेग कहा था। और I = NeAVD हमने अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध पढ़ा था। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी बातें जो है बेटा हम वो ऑलरेडी जान चुके हैं। तो हम इसी के आगे क्लास की आज की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अपवहन वेग धारा के बाद में ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ओम के नियम में दो बहुत बड़ी बातें, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, उसको डिटेल में चर्चा करने की पूरी कोशिश है आज। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं बेटा। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल, आप मुझसे प्यार से एसपी सर बोल सकते हैं। और स्वागत है आप सभी का डाउटनर में भौतिक विज्ञान की क्लास में विद्युत धारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमने विद्युत धारा तथा धारा घनत्व हमने समझ लिया है। इसके अलावा हम ओम का नियम और विद्युत प्रतिरोध जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे आने वाले समय में, किरचॉफ का नियम, सेलों का संयोजन, फिर हम ऊष्मन और गति मापन युक्तियां देखेंगे। उसके बाद हम मापन युक्तियां और विभवमापी पढ़ने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। और आज की क्लास में अपवहन वेग पर और थोड़ी चर्चा, उससे ओम के नियम तक कैसे पहुंचेंगे और प्रतिरोध, ये चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमने अपवहन वेग में और धारा में, है ना, धारा भी हमने पढ़ लिया। तो धारा और अपवहन वेग में हमने क्या क्या जान लिया, है ना। तो धारा और अपवहन वेग में देखिए हमने क्या क्या समझ लिया था। सर हमने ये समझा था कि धारा जो होता है वो होता है Q बटे में T। क्या होता है धारा, Q बटे में T होता है। अच्छा सर, अगर अब धारा Q बटे में T होता है तो यहां पर हमने क्या देखा था, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। या यह जो आवेश होता है वह आवेश कितना किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को काट कर जा रहा है, उसे हमने क्या बोला था, धारा, है ना। तो अब यहां पर हमने ऐसा देखा था कि अगर मान के चलो हमारे पास यह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूद कर इधर जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान के चलो n इलेक्ट्रॉन्स कूद कर इधर जा रहे हैं तो हम धारा क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे सर Ne बटे में T बोलेंगे हम इसमें। अगर इसके और भी केसेस हम डिस्कस करें कि अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक तार है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक तार है। अब इस तार में अगर हमने यहाँ पर फिर से एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिया, इस तार में हमने फिर से एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिया, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कुछ प्रोटॉन्स या कुछ पॉजिटिव आवेशित कण जो है कूद कूद कर इधर जा रहे हैं, और यहाँ पर n इनकी संख्या है, n संख्या है, n इकाई समय में कूद कर जा रहे। तो धारा क्या बोली थी, हम धारा फिर से बोल सकते हैं सर Ne बटे में T बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश जो होगा Q बराबर Ne से हम निकाल सकते हैं, ये आवेश के कण है। इसमें एक और दिलचस्प बात हम एक और बार देख लेते हैं, है ना, क्या कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कल को, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि आपके पास ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ध्यान से समझेंगे, है ना, कल जो समझा उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर N1 इलेक्ट्रॉन्स, चाहो तो लिख लो, N1 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ कूद के जा रहे हैं प्रति सेकंड, और N2 इलेक्ट्रॉन्स N2 प्रोटॉन्स पॉजिटिव कण इस तरफ आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेट आवेश क्या लिखेंगे, नेट आवेश क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सर धारा जो होगी वो Q बटे में T हो जाएगी, और नेट आवेश होगा Q N1 इंटू E प्लस N2 इंटू E बटे में T। क्लियर है। अच्छा सर, ये तो दो, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, तो इनको घटाना चाहिए था, बिल्कुल घटाना चाहिए था, लेकिन चक्कर क्या है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों नेट आवेश, हमें क्या लिखना है, नेट आवेश, हमें क्या लिखना होता है, नेट आवेश। मतलब कि इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अगर 5 कूलम इधर गया, 5 कूलम इधर गया, परिमाण अनुसार 5 कूलम इधर गया, 5 कूलम इधर गया, तो नेट आवेश जो होगा वह 10 कूलम प्रवाहित हुआ बटे में समय, यह धारा होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अगर N1 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और N2 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है ये सारे, तो अब इस कंडीशन में, हाँ, अब इस कंडीशन में धारा जो होगी वो N1E मतलब N1 इंटू आवेश माइनस N2 इंटू आवेश होगा,
और हमने यह कल की क्लास में देखा भी था कि सर अगर मान के चलो बैटरी नहीं होती है तो इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर निकल कर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड या किसी भी क्षण वापस भी लौटेंगे, तो यहाँ पे धारा जो हो जाएगी वो शून्य होगी। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है मामला। इसके अलावा हमने एक और बात देखी थी, वो ये माध्य मुक्त पथ देख लिया था हमने। क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो क्रमांगत टक्करें होती है तो क्रमांगत टक्करों के मध्य जो दूरी तय करते हैं कण, उन्हें हमने माध्य मुक्त पथ बोला था। और उसके मध्य जो समय होता है हमने उसे विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम बोला था, जिसे हमने टाउ से चिन्हित किया। इसके अलावा हमने धारा और अपवन वेग में संबंध भी देख लिया था। क्या संबंध देखा था? हमने देखा था धारा बराबर होता है सर NEAVD, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा संबंध था। क्या कि सर धारा तो धारा है, VD क्या है? VD है वेग, किस वेग से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ प्रवाहित होंगे, है ना। मतलब हमने कुछ ऐसी कहानी समझी थी कि सर पहले तो यह वे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना। यह पहले तो आगे नहीं बढ़ने वाले। क्यों आगे की और क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? नेट प्रवाह अगर हमने देखा था इनका, तो नेट प्रवाह तो सर पहले शून्य था। मतलब जैसे अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पर यह चालक था, तो चालक के अंदर हमने देखा था कि अगर बैटरी ना हो सर तो ये द्रुम 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 कर कुरा के यहीं पर ही लौट आता था। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दी हमने, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, एक सिरा पॉजिटिव हो गया और एक सिरा नेगेटिव हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा सर? उसकी वजह से अब अगर ये पॉजिटिव आवेशित कण मान लेते हैं तो ये ध्रुम 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 करके वहीं पर ही नहीं लौटेगा। ये क्या होगा सर? ये थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएगा, यहां जाकर रुक जाएगा। तो क्या बोला सर? यह थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मतलब हमें एक्चुअल में किससे मतलब है? इसके आगे बढ़ने से मतलब है ना, कि ये कितना आगे बढ़ पा रहा है। तो उसी को हमने क्या बोला था? उसी से हमने यहाँ पर अपवन वेग निकाला था, कितना आगे बढ़ रहा है, किस वेग से इनका परिमाणी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या था? औसत वेग, कितने औसत वेग से, औसत वेग को ही हमने क्या बोला था? अपवहन वेग, और इसे किससे चिन्हित करा था? VD से। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें समझ में आती है और ये जो हम पढ़ भी रहे थे ऐसा का ऐसा। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में और भी इंपॉर्टेंट सी चर्चा होती है। तो I बराबर NEAVD तो हमने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब इसमें VD क्या होता है? VD को भी हमने अलग से बताया था आपको कि VD जो होता है सर वो होता है I अपॉन में NEA। ठीक है, ये भी हमने देखा था। अच्छा, अगर हम चाहे तो हमें यह भी बताएं कि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है? I अपॉन में A, या हम इसे बोल देंगे J। क्या बोल देंगे? I अपॉन में A, जिसे हम बोल देंगे J। तो J क्या है? ये है I अपॉन में A। तो ये VD जो हो जाएगा ये हो जाएगा J अपॉन में NE, या धारा घनत्व जो है वो हम लिख सकते हैं NE इंटू VD, ये होगा J के बराबर। तो ये भी कुछ छोटे छोटे से संबंध है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी? ये सब कुछ हम देख चुके थे, ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिर इसके ऊपर हमने कुछ ऐसे सवाल भी करना चाहे क्या, कि अगर मान के चलो हमारे पास एक तार है ना। अच्छा, अब ये अगर मेरे पास किसी भी आकृति का कोई भी अगर एक तार होता बेटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर इसमें से I धारा अंदर जाती है, ये कैसी कहानी है? ये एग्जैक्टली वैसी की वैसी कहानी है जैसे अगर एक पाइप है हमारे पास। सर एक पाइप है, तो उस पाइप के अंदर, है ना, एक पाइप है, तो उस पाइप के अंदर क्या होता है? पाइप के अंदर पानी बह रहा है। तो पाइप के अंदर पानी बह रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हर सेकंड कितना पानी बहकर जा रहा है। तो हर सेकंड कितना पानी बहकर जा रहा है, या अगर हम ऐसा समझे कि सर यहां से अगर कुछ 1 लीटर पानी हर सेकंड अंदर जा रहा है तो बाहर भी कितना निकलेगा? 1 लीटर पानी हर सेकंड निकलेगा ही निकलेगा। आई बात समझो? तो वैसे ही कुछ हो गया आवेश। इसमें से अगर हर सेकंड 2 कूलम आवेश अंदर जा रहा है तो 2 कूलम आवेश बाहर आएगा ही आएगा। मतलब कि उसमें प्रवाह दर नियत है, मतलब कि हमारी धारा नियत होती है। तो यहां से अगर I धारा अंदर आई, यहां से कितनी धारा बाहर निकलेगी? I धारा ही निकलेगी। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने A बिंदु ले लिया B बिंदु। लेकिन क्या होगा सर, यहां पर अगर धारा समान है, लेकिन अगर हम देखें एरिया वाइज,
तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा सर वो ए पर कम है और एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी पर अधिक है। तो बी पर अधिक है क्षेत्रफल, तो अपवन वेग जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती है ए के, ए के व्यक्त क्रमानुपाती है। तो अपवन वेग जो होगा वह ए पर ज्यादा होगा और बी पर कम होगा। क्लियर है छोटी सी बात। तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैं धारा घनत्व भी देख सकता हूं। धारा घनत्व कहां पे ज्यादा होगा ये बताएंगे। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व होता है धारा बटे में क्षेत्रफल, तो वो भी व्यक्त क्रमानुपाती हो गया, वो भी क्या हो गया, व्यक्त क्रमानुपाती हो गया एरिया के। ये धारा घनत्व क्या था, धारा घनत्व होता है जे आई अपॉन में ए, व्यक्त क्रमानुपाती है एरिया के। तो यहाँ पर एरिया जो होगा, एरिया ए पे जाता है तो धारा घनत्व ए पर, सॉरी एरिया ए पे कम है तो धारा घनत्व ए पर ज्यादा होगा। तो कुछ छोटी मगर बड़ों की बात है जो मुझे समझ में आनी चाहिए। चलो ओके सर, अब एक और हम इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं गतिशीलता, है ना। एक और इंपॉर्टेंट सा पद, एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी जिसे हम बोलते हैं गतिशीलता। अब गतिशीलता क्या होता है ना। अगर हमारे पास कहीं पर भी आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसमें हमने आवेश प्रवाह क्यों करवाया था, आवेश प्रवाह क्यों हुआ था कि सर ऐसे नेट तो डिस्प्लेसमेंट शून्य आ रहा था, लेकिन अगर आपने जैसे ही बैटरी लगाई, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी और क्या करती है उसके पीछे अभी मैं एक और कहानी सुना रहा हूं आपको, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाई तो उसकी वजह से ये थोड़े 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 आगे खसकने लगे। तो अगर आपने बैटरी लगाई जिसकी वजह से थोड़े 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 आगे खसकने लगे खसकने लगे खसकने लगे, तो उस चक्कर में, है ना, अगर ये आगे खसकने लगे तो आगे खसकने के चक्कर में क्या होगा सर, यहाँ पर इनके पास आगे खसके तो क्यों खसके, उसका चक्कर कहां से पैदा हुआ, उसका चक्कर सर पैदा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्यों, क्योंकि तार के अंदर यहाँ पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, यहाँ पर था ये पॉजिटिव और यहाँ पर था ये नेगेटिव, है ना। एक सिरा था पॉजिटिव, एक सिरा था नेगेटिव। तो अगर एक सिरा पॉजिटिव है एक सिरा नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोलूंगा सर कि ये पॉजिटिव ये सिरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है, इसकी वजह से बोल सकता हूँ कि ये आगे की तरफ प्रवाहित हुए। अच्छा, किस वेग से चल रहे, वीडी वेग से चल रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य संबंध क्या, इन दोनों के मध्य संबंध, इन दोनों के मध्य संबंध क्या, कि अगर मान के चलो हमने बोला कि यहाँ पर म्यू, म्यू क्या होगा कि हमने इकाई विद्युत क्षेत्र लगाया उसके कारण कितना अपमान वेग आया, है ना। मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र में बढ़ाऊंगा धीरे 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 विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा सर, उसकी वजह से अपमान शायद बढ़ता जाए, उसकी वजह से अपमान वेग बढ़ता जाएगा। लेकिन इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने से कितना अपमान वेग आया, उसी पद को हमने बोला गतिशीलता। नाम से समझ में आता है कि ये आपको यह माप कर देगा इसकी गति कितनी है, गति कितनी है, जिसे हमने क्या बोला गतिशीलता, म्यू से चिन्हित करेंगे। तो आवेशित आयन है विद्युत अपघटकीय में ये धनायन या ऋणायन दोनों हो सकता है ना। मतलब कि जब ये हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो मतलब पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव जो होगा विद्युत धारा की दिशा में जाएगा, नेगेटिव विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राशि क्या है, म्यू, जिसे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवन वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ई का मान एक रख दूं तो म्यू बराबर वीडी हो जाए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे मात्रक देखें इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, वीडी का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट प्रति मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एम पलटी के ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा एम अपॉन में वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड, या हम चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 सेकंड की पावर -1। इसकी वीमा की बात कर लेते हैं, इसके लिए हम वीमा की बात कर लेते हैं। तो इसकी वीमा क्या आ जाएगी सर, वीमा चाहे हम तो क्या लिख सकते हैं, वीमा हम चाहे यहां से तो इसकी वीमा लिख सकते हैं। देखो यहां पर ये मीटर स्क्वायर मतलब हो गया L2 अपॉन में वोल्ट, वोल्ट की वीमा होती है ऊर्जा mL2T-2 अपॉन में आवेश। मुझे नहीं याद है, मैं ऐसे ही निकालता हूं हमेशा, ऊर्जा बटे में आवेश जो होता है वो वोल्ट होता है, इनटू समय। अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, L2 ने L2 को मार दिया तो बस यहाँ पर m बचा, m की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके,
यहां पर ये टी ने ये टी को मार दिया तो बस एक ही टी बचा, तो एल तो 0 हो गया, टी की पावर 2 बचेगा, ये ऊपर चलेगा और ए की पावर, ये ए पलटी खा के ऊपर जाएगा तो ए की पावर 1 बचेगा। तो ये इसके लिए वीमा आ गई। इसको सीधे सीधे हमको ऐसा कैसा याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पद है। आज की क्लास में यही चलेगा, आज की क्लास में कुछ और नए इंपॉर्टेंट पद पढ़ते जाएंगे और उसके ऊपर कहानी चलती जाएगी। तो आज की क्लास पूरी ऐसी ही चलेगी। आज कुछ भारी भरकम वो सर्किट वर्किट वाले न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, वो 1-2 क्लास बाद आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये हमें वीमा भी समझ में आ गई। अब हम अपवन वेग, सॉरी, ये गतिशीलता को इससे तो चिन्हित करते ही करते, लेकिन अपवन वेग का एक और सूत्र होता है, उसकी तरफ अब हम जाना चाहेंगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले इसमें नीट 2019-20 में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद से करना है। मालूम है सवाल में क्या दिया हुआ था? सवाल में अपवन वेग दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया है और गतिशीलता पूछी, तो क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है। और अगर आपको ये भी ध्यान नहीं हो कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो ऑप्शन में एक्चुअल में उसने ये वीडी की वीमा, ये मात्रक लिखा मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र लिखा वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू के साथ में मात्रक भी लिखा हुआ, और ऑप्शन देने से पहले उसने बोल दिया था कि गतिशीलता के ब्रैकेट में मात्रक लिख दिया, उसको किस मात्रक में चाहिए, तो इसका मात्रक पता है, इसका मात्रक पता है, अब ये पता करना है तुम्हें, तो किसको किससे डिवाइड किया जाए ताकि मात्रक मिल जाए, तो वो तो आसानी से निकाल सकते हो मेरे प्यारे। तो इन दोनों को डिवाइड करके सीधा सीधा आंसर, अगर वो करवा दूंगा यार आखिरी में, बिल्कुल देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पहले करवाता हूँ, बाकी तो छोटे छोटे से पीवाई की वजह से मैं माहौल नहीं बनाता हूँ क्लास में, और 2019-20 का सवाल तूने कर दिया चुटकी बजाकर। अबे मूर्ख, जरा सा सवाल है वो तो ऐसे भी कर लेगा, तो मेरी जरूरत ही क्या है? वीडी का मान दे दो, ई का मान दे दो, म्यू का मान पूछ लो ना, ऐसे यूट्यूब पे चिल्लाते लोग, और देखो मैंने तुमको सवाल करवा दिया 2 सेकंड में, बहुत बढ़िया, कुछ बढ़िया करवा के बताओ सर, तब मजा आए। चलो एक और इंपॉर्टेंट सी बात, यहाँ पर दिए गए चालक के लिए, यह भी हमने जो बोला, ये यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था वही सब कुछ शब्दों में लिखा हुआ है कि दिए गए चालक के मान के अनुसार यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पे A2 है, हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़ने पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्र के साथ धारा आवेश के प्रवाह की दर है वो नहीं बदलती है ना। यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं बदलता, क्यों नहीं, कौन नहीं बदलता? धारा का मान, धारा नहीं बदलता, लेकिन 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 यहाँ पर तार के अनुप्रस्थ अनुनिष्ठ धारा I समान होती है, धारा समान होती है, लेकिन क्या होता है? धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग क्षेत्रफल के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है। ये कैसे पता चल गया सर हमें? ये एकदम आसान सी बात है बेटा। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बता भी दिया, धारा घनत्व क्या लिखते हैं? I बटे में A जो होगा वो J होगा, मतलब ये व्यक्तिक्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर एरिया 1 पर कम है, 2 पर ज्यादा है, तो धारा घनत्व J1 बड़ा है, J2 छोटा है। अच्छा, इसी प्रकार से सर हम यहाँ पर अपवन वेग के लिए भी बोल सकते हैं, I बराबर NEA या VD जो था वो I अपॉन में NEA था, NEA। अच्छा, अब सर विद्युत क्षेत्र को कैसे बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र कैसे कम ज्यादा होता है? तो उसी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। अब हम ये विद्युत क्षेत्र की और छुटकी सी एक कहानी बची हुई है जो हमें ओम के नियम तक ले जाएगी, उस पर जा रहे हैं। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम ओम का नियम। देखो ओम का नियम समझोगे तो ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी, और उसमें एक और ये म्यू का जो संबंध है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले हम समझना चाहेंगे ओम का नियम, ओम के नियम पर हम जाना चाहेंगे, और जो अपवन वेग वाली कहानी लिखी उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखो अभी तक हमने जो समझ लिया कि अगर ये सिरा पॉजिटिव हो गया, सिरा नेगेटिव हो गया, ये सिरा पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया, तो ये इतना पक्का है सर कि यहां पर जो पॉजिटिव आयंस है वह आगे की तरफ बढ़े। तो अब ये कैसे आगे की तरफ बढ़ते, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना? क्या चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। कहानी है छोटी सी कहानी से मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आ जाएगी हमेशा। क्या समझ में आता है? देखो क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास ये अब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, या सारे पॉजिटिव आवेशित कण है, ये इधर उधर दुम टक्कर मार मुड़ के वापस, सर उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि ये सारे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इस बात से मतलब है। ठीक है,
तो अभी कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए जो पूरा इतने बवंडर था उसको एक छोटी सी कहानी में बदल दिया। मान के चलो कि यहाँ पर तीन बच्चे, गोलू, मोलू और चुन्नू, चिंटू, ना चिंटू को ले लो वरना कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, गोलू, मोलू और चिंटू, ठीक है, तीन या और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तीनों ऐसे लाइन से खड़े हुए, मान के चलो तार के अंदर जो पॉजिटिव आवेश, उनके तीन आवेशों के नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? गोलू, मोलू और चिंटू। अब ये तीनों यहाँ पे खड़े हुए, अब क्या होता है बेटा, ये ऐसे खड़े हुए, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसा है। अब मान के चलो कि परेड चल रही है, तो परेड में क्या होता है, यहाँ पे तीन लाइन से कुछ लोग खड़े होते हैं या कुछ सैनिक खड़े होते हैं, उनके आगे फिर और कुछ सैनिक खड़े होते हैं, फिर उनके आगे और कुछ सैनिक खड़े होते हैं, फिर उनके आगे और कुछ सैनिक, ऐसे लाइन से ऐसे सैनिक खड़े होते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर है, यहाँ ये तीन खड़े हुए, इनके आगे और तीन खड़े हुए हैं, इनके आगे और तीन खड़े हुए हैं, इनके आगे और तीन खड़े हुए, ऐसी पूरे तार के अंदर ये सब रुके हुए हैं। हमने ऐसा माना क्योंकि इनका नेट अपवहन वेग तो 0 था। अब जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो क्या होता है, बैटरी लगाते ही यहाँ पर ये तीनों को मिली जिंदगी में मंजिल कि अब हमें बढ़ना है आगे। तो ये तीनों जाकर उनके आगे वालों को टक्कर मार देते। तो जैसे ही ये टक्कर मारते हैं तो अब क्या हुआ अल्टीमेटली, देखो ये तीनों यहां पर थे, ये तीनों ने जाके आगे वालों को टक्कर मारी, मतलब उनकी जगह ले ली। तो उन तीनों ने उनके आगे जो थे उनकी जगह ले ली, उसके आगे तीन ने उसके आगे वालों की जगह ले ली, मतलब सब ऐसे एक दूसरे की जगह ले लेके आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो सर इनकी जगह खाली हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले वालों की जगह क्या होगा, पहले वालों की जगह यहाँ पर और भी बहुत सारे ये पॉजिटिव कण बैठे हुए हैं, तो ये बहुत सारे लाइन में रुके हुए कि तुम आगे जाओ तो हम तुम्हारी जगह ले ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये तीन थे तो इन तीनों की जगह इनके पीछे वालों ने ले ली। अच्छा सर, अब ये आगे बढ़े तो उनकी जगह एक एक करके आगे लेते जा रहे, और इनकी जगह कौन आ रहा है, इनकी जगह और तीन नए इधर से आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां से आ रही है, तार के अंदर से जो आवेश, मुक्त आवेश है वो प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसी कुछ कहानी हमने समझी और इसी कहानी के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा सर, तो अगर ऐसी कहानी होती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये कितने वेग से आगे बढ़ रहे हैं? सर ये वीडी वेग से आगे बढ़ रहे हैं। कितने वेग से आगे बढ़ रहे हैं? वीडी वेग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब जाएंगे, टकराएंगे, ध्रुम, फिर ओछे होगा तो ध्रुम, फिर ऐसे आगे बढ़ते जा रहे। अच्छा, वीडी वेग से आगे बढ़ रहे, और इनके मध्य क्या है सर? सर यहाँ पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, ये ई विद्युत क्षेत्र क्या है? ये एल लंबाई का तार है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र है इधर ई। बैटरी का विभवांतर हम बोलते हैं वी। बैटरी का भी हम और फील लेंगे, अभी हमें बैटरी का फील लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैटरी का एकदम डिटेल्ड फील अभी मैं करंट वरंट में और आगे बढ़ूंगा तब मैं आपको दूंगा। अभी हम ओम के नियम की तरफ जा रहे हैं, है ना। विभवांतर क्या होता है कि यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य ऊर्जा में अंतर, है ना। मतलब बैटरी क्या कर रही है, बैटरी जैसी लगी तो बैटरी जैसी लगी, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे ये सेल है ना। तो ये सेल क्या है, ये सेल जो है हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था 1.5 वोल्ट का है, तो 1.2 1.5 वोल्ट तक क्या आते हैं हमारे पास। तो ये सेल क्या करेगा, इसके इस सिरे और इस सिरे के मध्य विभवांतर V बना हुआ है। इन दोनों के सिरे के मध्य विभवांतर कितना है, V बना हुआ है, चाहे जो जा वो है। अब अगर आपने इसको जैसे इन तार के बीच में लगा दिया तो तार के बीच में यहां पर और यहां पर भी विभवांतर उतना ही बन गया। आई बात छोटी सी समझ में? अच्छा, तो अब हम इनके मध्य कुछ कुछ संबंध लिखना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखूं तो क्या होगा सर? सर हमें पता है V बटे में L जो होता है वो E के बराबर होता है, मतलब डेल्टा L होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि लंबाई L है, यहां से यहां तक की लंबाई L है, तो ये विद्युत क्षेत्र के बराबर हो गया, बिल्कुल पिछले वाले चैप्टर की कहानी। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा ये समझते हैं। देखो, अब अगर मैं इन कण की बात करूं, कण के लिए, और कण के लिए मतलब कौन से कण है, कण के लिए, और कैसे कण है सर? ये कण जो है वो पॉजिटिव आवेशित कण है। कैसे कण है? पॉजिटिव आवेशित कण है। अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव आवेशित कण है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये धारा भी इसी दिशा में जाएगी, तो इस दिशा में चल रहे हैं। तो ना प्रारंभिक वेग में 0 बोल सकता हूं, इनिशियल, यू इनिशियल, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले तो ये सारे रुके हुए थे।
जैसे ही विद्युत क्षेत्र आया तो उस विद्युत क्षेत्र ने लगाया इन पे बल, है ना। तो विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र, एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये स्कूल वगैरह में भी पूछा जाता है ना। ई विद्युत क्षेत्र के कारण बल, और ये अगर डेरिवेशन हम कर लेते तो हमें एक्चुअल में इसका जो रिजल्ट वगैरह वो याद रखने में आसानी हो जाती है। तो ई विद्युत क्षेत्र के कारण बल, तो बल क्या होता है सर, बल क्या होता है? सर बल जो होता है वो F से चिन्हित करते हैं, और F बराबर होता है Q इंटू ई। क्या मैंने सही लिखा? बल क्या होता है? आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। मुझे विद्युत क्षेत्र पता है तो आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र हो गया। अच्छा, साथ ही साथ मैं यहां पर इसे लिख सकता हूं E इंटू ई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कैसे सब ई आवेश वाले कण है, या सब इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से ना। इलेक्ट्रॉन के दूसरे भाई बहन हमने माने थे कि उसके जैसे ही ये जुड़वा है, बस पॉजिटिव, ताकि हमें चीजें समझने में आसानी हो जाए। इस दिशा में जा रहे, धारा भी इस दिशा में जा रही, वीडी भी इसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, सब कुछ एक दिशा में आ जाए। तो यहां पर क्या होगा सर? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मैं यहां पर इनका त्वरण कितना लिख सकता हूं, मतलब वो जो बल लगा, पहले तो रुके हुए थे ये सारे, तो इसके कारण त्वरण कितना आ गया? त्वरण ए जो आ गया है सर, वो आ गया है ई बटे में एम। कितना आ गया? ई बटे में एम, ये त्वरण आ गया। एकदम आसान सी बात चल रही है। त्वरण हो गया ई बटे में एम। अब अगर मेरे पास त्वरण आ चुका है तो मैं क्या ये निकाल सकता हूं कि ये यहां पर पहले रुके हुए थे, फिर जैसे ही बल लगा तो आगे गए, तो आगे गए तो कितने वेग से आगे गए होंगे, पहले तो मैं निकाल चुका हूं, दूसरे तरीके से निकाला, अभी दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं। तो यहां पर इनका वेग जो होगा वो हम वीडी से लिख रहे हैं, औसत वेग माना है हमने। देखो सबका वेग हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हमने क्या एज्यूम करते हुए कहानी कर रहे हैं कि यहां पर ये सारे कैसे हैं, तो लाइन से खड़े हुए एक साथ, जैसे सोल्जर चलते ना, परेड चलती है तो क्या होता? आगे बढ़, ये एक साथ, एक दो, सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो वही वाली कहानी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। वरना क्या हो जाएगा? वरना ये हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अगर मान के चलो मैंने बोला तुम्हें कि बताओ इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कितने आवेश जा रहे हैं, तो सर हर बार कुछ अगर आगे पीछे हो गए, सबका वेग अलग अलग मान लिया मैंने, तो फिर तो पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा कि अनुप्रस्थ क्षेत्र में कभी कोई ज्यादा निकल रहे, कभी इधर से ज्यादा निकल रहे, कभी इधर से ज्यादा निकल, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा? एक 100 चलेंगे, तो यहाँ पर अगर एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तो एक 100 इसे पार करेंगे, तो ये कहानी हो जाएगी। आसानी से हम समझ सकते हैं विशेष। चलो तो वीडी क्या हो गया सर? वीडी क्या हो गया? तो वीडी जो होगा, वीडी को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस एटी, है ना। प्रथम समीकरण क्यों? क्योंकि मुझे त्वरण पता है, वेग निकालना, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। क्या होगा? vd बराबर a इंटू समय। ओ ये बाबा, ये टाउ कहां से आ गया? टाउ जो है वो विश्रांति काल होता है। टाउ क्या होता है? विश्रांति काल होता है ना। विश्रांति काल मतलब दो टक्करों के मध्य तय किया गया समय, है ना। ये भी हमने आपको बताया था टाउ क्या है, इसलिए आगे भी मैंने सब कुछ रिवाइज करवाया था। तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये विश्रांति काल, क्यों हमने यहाँ पे लिखा? क्योंकि देखो क्या है, अल्टीमेटली ये यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से धूम टकरा जाएंगे, फिर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आगे टकराए, तो इतनी दूरी चलकर टकराए तो कितने समय में? टाउ समय। तो यहां पर अब हमारे पास वीडी आ चुका है, और इसे ही मैं चाहूं तो लिख सकता हूं त्वरण है ई बटे में एम इंटू टाउ। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा समीकरण हमारे पास, ये वीडी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा मान आ गया। तो ये जो आया है देखो, ये एक्चुअल में किस रास्ते से लेकर आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पूरा रास्ता भी बताया। तो इससे अब हमने जो पहले पढ़ा वो चीजें और आसान हो गई, या उसके और नए फॉर्मूले से बन गए। कैसे नए फॉर्मूले से बन गए सर? देखो, जैसे अभी हमने जो म्यू पढ़ा था, गतिशीलता, तो गतिशीलता क्या पढ़ा? गतिशीलता पढ़ा सर वीडी बटे में ई। तो अब हमने क्या पढ़ लिया? देखो हमने पढ़ा सर वीडी बराबर होता है ई बटे में एम इंटू टाउ। देखो ये एकदम आसान है, इसको रटना भी बहुत आसान है, क्यों? वेग लिखना है त्वरण गुणा समय, बस त्वरण गुणा समय लिखना। तो यहां से अगर मैं इसमें मैच कर दूं तो ये वीडी बटे में ई की वैल्यू हो गई, वीडी बटे में ई।
तो ई नीचे आ गया तो क्या हो गया, ई इंटू टाउ बटे में एम, ई बटे में टाउ इंटू एम। तो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये म्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू टाउ बटे में एम। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों लिखकर तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे हमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आई बेटा कि जो गतिशीलता है, गतिशीलता जो है वह 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 एक तरीके से पदार्थ पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है पदार्थ पर कि एक वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र लगाने पर कितना वेग आएगा, वो पदार्थ पर निर्भर करता है। सर पदार्थ पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो देखो ये ई क्या है, यहाँ पर ई क्या लिखा था, ई, ये ई क्या है, ये ई क्या है, आवेश है ना, ई क्या है, आवेश। आवेश किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश या जो पॉजिटिव आयन था उनका आवेश। तो उनका आवेश खुद का है, वो हमेशा नियत रहेगा, किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं करता। एम क्या है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। फिर ये द्रव्यमान भी जो है वह कभी भी, अच्छा किसी के मन में ये तो नहीं रहा ये इंसान अजीब है, कभी इलेक्ट्रॉन बोलता है कभी पॉजिटिव बोल देता है, चल क्या रहा है, मैंने क्या बोला तुझे कि यहाँ पर ये है भले ही इलेक्ट्रॉन जैसे, लेकिन एक्चुअल में इनको कैसे मान लिया हमने, पॉजिटिव कण मान लिया ताकि हम इसको पढ़ पाए आसानी से। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये है इलेक्ट्रॉन ही, क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। क्लियर है मामला, चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया अब तो। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ई आवेश है, एम द्रव्यमान भी हमें पता चल गया। तो यहाँ अगर मैं पीछे जाकर फिर से देखूं तो ये ई एम और टाउ, टाउ विश्रांति काल है, वो भी कण पर ही निर्भर करता है। टाउ जो है तापमान पर भी निर्भर करता है, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि गतिशीलता जो है, गतिशीलता क्या है, ये पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है ना। देखो ये जो ऐसी चीजें होती है ना जो पदार्थ का गुण होते हैं, वो एक्चुअल में पदार्थ कैसा है उसको परिभाषित करने में काम आते हैं, है ना। ये किसी बाह्य स्रोत पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर मान के चलो कि कोई एक कन्या सुंदर है, तो सुंदर कन्या जो है वो उसका सुंदर होना किसी बाह्य चीज पर निर्भर नहीं करता, वो खुद ही सुंदर है, ठीक है। तो वो सुंदर कन्या तो आप उसको उस गुण से जांच सकते हो। कोई इंटेलिजेंट है तो वो अगर कहीं बाहर मूर्खों के बीच में बैठे या इंटेलिजेंट लोगों के बीच में कहीं पर भी बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंटेलिजेंट ही है। अगर तुम्हारे अक्षर जो है वो बहुत खूबसूरत है, तुम लिखते बढ़िया तरीके से हो, तो तुम रफ कॉपी में लिखो, फेयर कॉपी में लिखो, कोई सी भी कॉपी में लिखो, कोई सी भी सब्जेक्ट का लिखो, तुम अच्छा ही लिखोगे, बढ़िया ही लिखोगे, सुंदर ही लिखोगे। आई बात समझ में। तो ये पदार्थ का गुण है, यह किसी भी बाह्य चीज पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये तो बस इसको परिभाषित ऐसे करते कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पे कितना अपवन आया, बाकी एक्चुअल में किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ का गुण है। जहां मैं लिख दो पदार्थ का गुण, मतलब पदार्थ बदलेंगे तभी बदलेगा, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई वोटाई बदलने से नहीं बदलता है। लिख लो चाहो तो, पदार्थ का गुण है ना, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। जब भी पदार्थ का गुण, जब भी मैं जहां भी लिख दूं पदार्थ का गुण, मतलब यही होता है आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, अब इसी प्रकार से ये जो वीडी है इसके लिए भी हमें पता चल गया। क्या हमने अभी सूत्र देख लिया कि सर यहाँ पर वीडी जो था, नया सूत्र जो वीडी बराबर ई बटे में एम इंटू टाउ, मतलब ये पता चल गया सर कि यहां से ये पता चल गया कि वीडी जो है वह क्षेत्रफल के व्यक्तिमानुपाती है, और वीडी जो है वो ई के समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा अपवहन होगा, तो उतना ज्यादा अपवहन होगा। उसको वैसे हम पहले वाले ये जो सीखा था इससे भी समझ सकते थे कि जितना ज्यादा, देखो अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ाया तो धारा घनत्व घटेगा, अच्छा वीडी घटेगा, और वीडी के घटने की वजह से विद्युत क्षेत्र भी घटेगा, क्योंकि गतिशीलता के थ्रू भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पर यह क्या है, यह लिखा हुआ है सर, ई को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो यहाँ पर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं ई बराबर होगा ई इंटू म्यू बराबर होगा वीडी के। क्या लिख सकते हैं, ई म्यू ई बराबर होगा वीडी के। मतलब ये म्यू तो क्या है, पदार्थ का गुण है, तो
बाह्य कंडीशंस पे निर्भर नहीं करता। तो वेग बढ़े, अगर तुम्हें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो वेग बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र घटाया तो वेग घटेगा। ठीक है, चलो ये सब आपस में भाई बहन एरिया से इनकी दुश्मनी है, एरिया के गड़बड़ कर देते हैं। तो यह हमारे पास वीडी का एक और प्रमुख सूत्र बन गया। अच्छा सर, अब क्या करना है? अब हमारे पास वीडी के दो सूत्र आ चुके हैं अपवन वेग के। एक पढ़ा था आई बराबर एन ई ए वीडी, एन ई ए वीडी। जैसे मुझे रटे हुए वैसे तुम्हें भी रटा होना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ नीट 2022 में पैराग्राफ के रूप में सीधे सीधे चिपका कर पूछे गए थे। पैराग्राफ बना दिया था, पैराग्राफ मतलब मैच द कॉलम बना दिया था, सॉरी, उसमें यही सारे सूत्र लिखे हुए थे। बोला था कि बताओ इनमें से कौन सा सूत्र किसका होगा, और सूत्र भी हम आगे देखेंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी। इन दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं बेटा, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा संबंध बनने जा रहा है। इसे हम लिख सकते हैं ई बटे में एम इंटू टाउ बराबर होगा आई अपॉन में एन ई ए। ठीक है, वीडी से वीडी बराबर कर दिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर करते ही मच गया है धमाल। क्या मच गया है? धमाल। कैसा मचा है सर धमाल? तो देखो यहां पर मैं चाहूं तो इन सबको एक तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो जगह एम अपॉन में एम बटे में। अच्छा, ये नीचे आएगा तो जगह एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए तो है ही है, और टाउ भी नीचे आ जाएगा सर, इंटू धारा, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को मैंने वहीं पर ही रहने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो सारे पद है वो सारे पद नीचे मल्टी एक एक करके करेंगे ना। तो ये सारे पद मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ई नीचे आया तो ई स्क्वायर हो गया, ये तो ऑलरेडी था, एन नीचे था, टाउ ऊपर था वो भी नीचे आ गया, एम ऊपर चल गया और आई। ठीक है, अच्छा अब हमें है ना, हमें ई से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मैं बैटरी, जैसा अगर मैं बैटरी खरीद कर लाया ना, जैसा भी मेरे पास बैटरी थी, ये सेल थी, तो ये बैटरी या सेल में क्या देगा सर? ये लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें। क्या इसमें इसका विद्युत क्षेत्र दिया गया? नहीं, विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में लंबाई पे निर्भर करता है कि कितना लंबा तार होगा, उसके हिसाब से विद्युत क्षेत्र कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा सर? इसका विभव नहीं बदलेगा, या इसके मध्य ऊर्जा नहीं बदलेगी, इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर नहीं बदलेगा। तो हमने ये पढ़ा सर V बटे में L। क्या पढ़ा? V बटे में L एम ई एम एन एम बटे में एन ई स्क्वायर ए। अच्छा, ए को भी मैं एक सेकंड के लिए बाहर रख देता हूं। और यहां पर यह आई है और ये ए नीचे, ए को बाहर रख देता हूं। एल को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बचेगा V बराबर एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एल बटे में ए इंटू धारा। और ये क्या आ रहा? इसे बोला ओम का नियम। अरे सर ये क्या है ओम का नियम? इसके अंदर क्या क्या पद? इसके अंदर वोल्ट है, धारा है, यहां पर है लंबाई, यह है क्षेत्रफल, एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये कभी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में, स्मॉल एन क्या था? स्मॉल एन क्या था इसमें जब पढ़ा था कल? ये था प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बदल सकती है? हाँ सर ये बदल सकती है। ई स्क्वायर कभी नहीं बदलेगा, टाउ भी बदल सकता है। वो किन बातों में निर्भर करेगा वो देखेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन हम इस पूरे पद को बोलेंगे आर फॉर प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? आर फॉर प्रतिरोध। ठीक है, कौन सा पूरा पद? ये वाला पूरा पद। ये हो गया है आर बराबर हो गया है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल बटे में ए। और इसके साथ ही साथ यहां पर बन गया V इक्वल्स टू आर इंटू आई, या यही है ओम का नियम। ओम का नियम होता है V समानुपाती होता है I के। यदि बाह्य स्थितियां स्थिर रखी जाए, ऐसे जैसे मतलब कि तापमान, या इसके अलावा
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना दिया जाए किसी भी परिपथ में, या और भी जो बाह्य परिस्थितियां है उन्हें नियत रखा जाए ना, जैसे हम बोल सकते हैं औस वगैरह, या हवा में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, तो यह सब कुछ अगर नियत रखा जाए तो V समानुपाती होता है धारा के, मतलब कि V बढ़ाने पे I बढ़ता है ना। इनके मध्य जो ग्राफ बनेगा V और I के मध्य ग्राफ एक सीधी सरल रेखा बनेगा, और जब समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो यहाँ पे एक नियतांक आता है R, जिसको हमने बोला प्रतिरोध है ना। और यह प्रतिरोध जो होता है वो इन बातों पर निर्भर करता है, मतलब कि मैं यहाँ पर एक्चुअल में देखूं तो लंबाई और क्षेत्रफल जो होता है ये दोनों बाह्य परिस्थितियां होती है या बाह्य फैक्टर्स होते हैं कि मैं लंबाई बदल सकता हूँ, क्षेत्रफल बदल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलना है वो संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलना है वो संभव नहीं है। क्या मैं स्मॉल एन बदल सकता हूँ? हाँ, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे पदार्थ बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? पदार्थ। अगर मैंने पदार्थ बदल दिया तो प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बदल जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर यह सब कुछ जो है, या टाउ बदल सकता हूं बिल्कुल तापमान पर, मतलब एक्चुअल में ये वाली जो सारी चीजें है, ये वाली जो सारी चीजें ये इंटरनल है, ये सब आंतरिक है, पदार्थ का गुण है, और ये L और A बाह्य परिस्थितियां है। तो इसे हम लिख सकते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, R बराबर रो L बटे में A। तो रो जो है उसे हम क्या बोलते हैं? रो को हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। और इसे हम बोलेंगे प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या होता है, किसके आगे क्या क्या होगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको परिभाषित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी वो सब कुछ भी हम देखेंगे। लेकिन हमें पता चल गया कि सर रो जो होता है प्रतिरोधकता, वो m अपॉन में E स्क्वायर n इंटू टी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है m अपॉन में एनी स्क्वायर एन टी। ठीक है, मिंट, रोमिंट है। तो मिंट कहां से? अरे इसको याद रखने का तरीका है भाई। ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ ना MENT है ना, या m बटे में n2 सॉरी MEE2NT है ना, या ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मिंट, MENT मिंट। तो तुम्हें ये एटलीस्ट ये याद रखेगा कि ये किस किस पर निर्भर करता है। उसको याद रखने का SP स्टार क्या है? उसको याद रखने का SP स्टार क्या है? मिंट। मिंट की गोली खाओ, मिंट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? m अपॉन में n E इंटू टी है ना। ये n E स्क्वायर वो याद रहेगा, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए निर्भर किस किस पर करता है। तो ये निर्भर करता है मिंट पर है ना। किस पर निर्भर करता है? मिंट पर। रो किस पर निर्भर करता है? मिंट पर। जब तुझे रोना आए तो खा मिंट की गोली और हो जा खुश। तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता या मिंट। क्लियर है? अब हम एक एक करके इस पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। हम ये देखते हैं कि यह निर्भर तो कर रहा है, लेकिन अब साथ ही साथ सर इसका मात्रक क्या होता है, या इसमें यहाँ पर इनके मात्रक वगैरह और क्या क्या होते हैं, विमाएं क्या क्या होती है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब सारे फॉर्मूले तो वैसे हमने बना दिए, लेकिन और भी बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें होती है वो क्या क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो सब की तरफ जाए। इनमें हम इनका मात्रक वगैरह देखें, लेकिन उससे पहले मैं एक दो और संबंध बचे हुए बेटा, इसलिए बस मैं बताना चाह रहा हूं क्या कि यहाँ पर मुझे देखो यार, मैं छोटी सी उम्मीद कर रहा हूं कि आप कक्षा 10वीं पास हो। तो 10वीं पास हो तो आपने ये प्रतिरोध नामक चीज सुनी होगी अपनी जिंदगी में। तो मैं आपको डिटेल में प्रतिरोध से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और वर्ड आपको बोलना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर हमने प्रतिरोधकता पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रतिरोधकता पढ़ा। वैसे ही होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। तो प्रतिरोधकता, चालकता, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और इनका मात्रक वगैरह देख लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रतिरोध पे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हल्का इतना बिल्कुल घुस नहीं जाऊंगा मैं इसमें किन किन बातों में निर्भर कर रहा है, कैसे परिवर्तित होगा, वो सब कुछ डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका मात्रक देखना चाहता हूं बस। मात्रक और विमा देखना चाहता हूं। तो इसका मात्रक और विमा क्या होता है? सर मात्रक क्या होगा इसका?
यह हमने पढ़ा। अच्छा, क्या ये आर जो है वो वी और आई पे निर्भर करता है? क्या आर वी और आई पे निर्भर करता है? नहीं सर, आर वी और आई पे निर्भर नहीं करता है। यह विभव और धारा पे निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं निर्भर करता? क्योंकि सर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यह है प्रतिरोध। यह समानुपाती का चिन्ह हटाकर आया, तो जब भी हमने समानुपाती का चिन्ह हटाकर कोई भी एक नियतांक लाते तो उस सूत्र में जो दूसरी भौतिक राशि है तो उन पर कभी निर्भर नहीं करता। लेकिन अभी हम इसमें मात्रक कैसे निकाले सर? तो ये आर बराबर लिख सकते हैं वी बटे में आई, या मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा सर वोल्ट बटे में एम्पियर। ये हो गया वोल्ट एम्पियर। क्या हो गया ये? वोल्ट एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर को ही हम बोलते ओम, हरिओम हरिओम। क्या बोलेंगे हम इसे? ओम। तो ये हो गया 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को नाम दिया हमने 1 ओम। और इस ओम को चिन्हित करते हैं हम ऐसे वाले सिंबल से। तो ये हो गई हमारे पास 1 ओम। 1 ओम की परिभाषा क्या है? मतलब हम कब बोलेंगे कि किसी भी तार का प्रतिरोध या प्रतिरोध का आर है ना, प्रतिरोध का आर या किसी भी तार का आर, ऐसा कोई तार नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई तार नहीं है इस दुनिया में जिसमें आर ना हो, है ना। ऐसा कोई तार ना जिसमें कोई ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें आर नहीं है, मतलब ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। और उसका प्रतिरोध कब बोलेंगे कि 1 ओम प्रतिरोध का है? तो उसके लिए हम ये बोलेंगे सर कि जब हमारे पास एक, जब मैं परिभाषा लिखने वाला नहीं हूं, अगर आप 12वीं बोर्ड दे रहे हो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं क्या कि हमारे पास अगर हमने, है ना, परिभाषा लिख लो। यदि किसी तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मतलब 1 वोल्ट प्रतिरोध, 1 ओम विभवांतर लगाने पर यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। अच्छा, ओके। ये एक्चुअल में है क्या प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या? प्रतिरोध क्या है कि अगर हमने तार अगर है तो तार में जब धारा बहेगी तो उसकी रुकावटें जो है वो क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। की धारा प्रवाह में क्या रुकावटें आती है? ये एक्चुअल में क्या है? प्रतिरोध मतलब क्या हो गया? रुकावटें। कि क्या रुकावटें आ रही है हमारे पास? आर क्या है एक्चुअल में? रुकावटें। वही बात है कि अगर मैं आपको 10वीं पास मानते हुए चलूं तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा कि यह रुकावटें कितनी है पथ में या धारा प्रवाह पथ। अच्छा सर, साथ ही साथ इसकी बीमा भी देख लेते। इसकी बीमा क्या होगी? सर इसकी बीमा पर जाएंगे हम तो इसकी बीमा क्या लिख सकते हैं? वोल्ट बटे में एम्पियर है ना, यहां से बीमा हटा देते हैं। वोल्ट बटे में एम्पियर या क्या हो जाएगा? अच्छा, वोल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? mL2t-2 अपॉन में 80। ये हो गया वोल्ट। और एम्पियर नीचे आएगा तो यही से ही चिन्हित करते हैं एम्पियर को, कहानी खत्म होगी। तो इसका मात्रा, इसकी बीमा क्या बनेगी? सॉरी, इसकी बीमा होगी m1L2t-3। ये t1 है और ये t-2, t-3 हो गया a-2। क्या हो गया? ये a-2। तो इस प्रकार से हम इसमें इसकी बीमा निकाल सकते हैं। किसकी बीमा निकाल सकते हैं? आर की। ठीक है, मतलब किसी भी तार में अगर हम देखें कि इसकी रुकावटें कितनी है तो इसकी रुकावटें किस पर निर्भर कर रही है? क्या है? यह इसकी बीमा है, यह इसमें इसका मात्रक है। और यह जो है वह किसी तार में जब भी धारा प्रवाह होने जाएगी तो उसमें जो अवरोध आएंगे उन अवरोधों को क्या नाम दिया? उन अवरोधों का हमने नाम दिया सर आर, प्रतिरोध। क्या नाम दिया? प्रतिरोध नाम। चलो आगे बढ़े हम। हाँ, इसी प्रकार से हम चर्चा कर लेते इस पे प्रतिरोधकता पर। किस पे चर्चा कर लेते? प्रतिरोधकता पर। आवाज आ रही है ना? हाँ, चलो। प्रतिरोधकता क्या है? देखो अब क्या हुआ इस दुनिया में, है ना, प्रतिरोधकता की एक कहानी है।
सुनाऊं क्या? ये सीधे बता दो। प्रतिरोध समझ में आ गया ना तुम्हें? चलो सुना देते प्रतिरोधकता की कहानी। क्या हुआ कि इस दुनिया में एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसके पापा की कंपनी थी, उसके पापा की फैक्ट्री थी प्रतिरोध बनाने की। क्या बनाने की? प्रतिरोध बनाने की फैक्ट्री थी। तो उसके पापा क्या करते थे, मतलब फैक्ट्री तो क्या थी, उसके पापा एक तरह से डीलरशिप का काम करते थे कि भैया कंपनी को बोल दिया कि इतने प्रतिरोध भेज दो, सामने वालों को चाहिए उतने दे दिए, ठीक है। तो अब क्या होता था कि अगर मान के चलो मैं उनकी कंपनी गया, मैंने बोला कि मेरे को तार चाहिए, 1000 तार चाहिए जिनका प्रतिरोध 1 ओम हो। मैं कंपनी वालों को फोन लगाया कि भैया 1 ओम प्रतिरोध के 1000 तार भिजवा दो। अब कंपनी वालों ने ट्रक भर के तार भिजवा दी। अब उनने मेरे को दिया, फिर मैं लेकर गया, फिर मैं अपने घर ले गया, मैंने फिटिंग फुटिंग करके देखी, मैंने बोला कि अरे यार इनने तो 1000 में से 100 तार ऐसे निकल गए जो बीच में टूटे टूटे थे, तो उनका प्रतिरोध कम हो गया। ये कुछ थे जिनका प्रतिरोध आधा ओम, गलती से पैकिंग में 1 ओम के साथ में कुछ 30-40 वायर जो है वो आधे ओम वाले डल गए, तो फिर मैंने उनको वापस दिया। फिर वो कंपनी को वापस दे रहे हैं, फिर कंपनी वाले उन्हें वापस दे रहे हैं, और फिर वो मुझे दे रहे, फिर उसमें से 2-4 और खराब निकल गए, तो खराब निकल गए फिर मैंने उनको दिए। तो यही कार्यक्रम चल रहा था। अब ये कार्यक्रम सालों से चलता आ रहा था। फिर उनका एक बच्चा था, है ना, एक बेटा था, वो दुकान वाले अंकल का। तो उनके बेटे ने फिजिक्स पढ़ी, एसपी सर की क्लास में बैठा, प्रतिरोध पढ़ा उसने, प्रतिरोधकता पढ़ी उसने। तो उसने एक दिन अपने पापा को जाकर बोला, पापा मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, बहुत सालों से देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि हम मजदूरी करते हैं और मजदूरी से आजादी एसपी स्टार मैंने पढ़ लिया है। तो उसके पापा ने बोला ये कैसी बहकी से बातें कर रहा है, जा चुपचाप जाके पढ़ ले, नीट और जेईई की तैयारी कर, मेरे दुकान में दखल अंदाजी मत कर। तो उसने अपने पापा को बोला कि मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना इस बात, और अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो आप ये कर लेना, तो इससे आपका हजारों और कुछ कुछ केसों में लाखों का फायदा हो जाएगा। उसके पापा बोला अरे ये तो बच्चा काम की बात कर रहा है अपने। तो उन्होंने बोला बता भाई क्या होता है। तो बोलता है देखो पापा, आप बार बार कंपनी वालों को देते हो, कंपनी वाले आपको देते हैं, वो फिर उधर देते हो, तो ये बार बार जो कंपनी तक सामान जाता आता है, सामान आता जाता है, तो इसका तो पैसा लगता है। तो बोलते हैं हाँ वो ट्रक वाले का पेट्रोल तो लगेगा, तो ट्रक वाला तो पैसा लेते। तो बोलते हैं हाँ तो जो बार बार कंपनी से सामान आता जाता है ना, तो इसका पैसा जो है वो किसको भरना पड़ता है? तो बोलते यार वो तो अपन को ही भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी वाला तो भरेगा नहीं, कस्टमर तो भरेगा नहीं, उसने तो पैसे दे दिया, अब बीच में अपन ही फंस जाते हैं। तो उसने अपने पापा को बोला कि एक काम करो, आप कंपनी में फोन लगाओ और ये पूछो कि जो तार है या जो भी मटेरियल का तार दे रहे उसकी प्रतिरोधकता क्या है। तो उसके पापा ने बोला जब ये क्या होता है, प्रतिरोध तो हम बेचते, प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उसके पापा को उसने समझाया कि देखो प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता की जरूरत इस दुनिया में क्यों पड़ी? क्योंकि एक सूत्र होता है पापा, आर बराबर होता है रो एल बटे में ए। क्या होता है? रो एल बटे में ए। तो उसके पापा को उसने बोला देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास जो तार रहता है तो हर एक तार का आंतरिक प्रतिरोधकता होती है, मतलब उसका खुद का गुण होता है। अब आपको कितना लंबा तार चाहिए, कितने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का तार चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यू रखते हो और प्रतिरोध मिल जाता है यहाँ पर, है ना। क्या पता चला हमें कि यहाँ पर प्रतिरोधकता जो है वो तार का आंतरिक गुण है। हर एक तार की प्रतिरोधकता का एक टेबल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो हम आप पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला कि यहाँ पर लंबाई और क्षेत्रफल जो है वो बदलने से भी प्रतिरोध बदल जाता है। तो कुछ की बात बता रहा है। फिर उसके पापा उसने समझा, आप कंपनी वालों से पूछो कि वो जो तार भेजते उसकी प्रतिरोधकता क्या है। फिर उनसे इकट्ठा तार बंडल का बंडल मंगवा लो, हम यहाँ पे एक मशीन रखेंगे तार काटने की और उसके हिसाब से हम प्रतिरोध बेचेंगे। तो उसके पापा को उसने बोला कि अगर आपको कस्टमर बोलता है 1 ओम और कस्टमर को 1 ओम की जगह आधा ओम या 0.8 ओम का प्रतिरोध चाहिए तो कंपनी वाले नहीं देते। हाँ नहीं देते, लेकिन हम देंगे आज से इस मार्केट में 0.8 ओम का भी, 0.2 ओम का भी प्रतिरोध देंगे हम। कैसे? तो उसके पापा को उसने समझाया कि देखो प्रतिरोधकता क्या होती है कि अगर मैंने लंबाई का मान 1 मीटर रख दिया और क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, माना ऐसा, यदि ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे R बराबर रो हो जाएगा। मतलब प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता एक्चुअल में इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध है। मतलब ये ऐसी बात होगी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था
क्या? किराना दुकान वाली भावताओं वाली बात है कि अगर मुझे 50 का भाव पता है, 25 का भाव पता है, 30 कितने का आ रहा है ये भाव पता है, तो मेरे लिए काम का नहीं है। लेकिन मुझे ये पता चल जाए कि 1 किलो शक्कर, 1 किलो चावल, 1 किलो अनाज, 1 किलो दाल कितने की आ रही है, तो मैं जितने चाहे किलो खरीद सकता हूं और उसका कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से बिठा सकता हूं, रेट पता चल जाए मुझे। ये विद्युत क्षेत्र भी जब मैंने पढ़ा था तब बताई थी ये बातें कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, एक का पता चल गया। तो वैसी बात यहां पर है कि अगर पापा हमें एक का पता चल जाए कि हमारे पास जो तार आ रहे हैं उसमें 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर, तो 1 मीटर तो बहुत बड़ा होगा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर क्षेत्रफल का अगर हमें पता चल जाए कि वहां पे प्रतिरोध कितना होता है तो मजा आ जाए, तो उसे ही हमने प्रतिरोधकता बोला। तो उनने पूछ लिया। अब इधर से कस्टमर ने बोला आधा ओम का प्रतिरोध चाहिए, बोले कितनी लंबाई का चाहिए, कितने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का चाहिए, ये भी बताओ। आज तुम्हारी डिमांड के हिसाब से काम होगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा प्रतिरोध बना देंगे। तो वो कुछ नहीं करते थे, आर बराबर रखते थे, रो का मान कंपनी वालों ने बता दिया। कस्टमर से पूछ लिया कितनी लंबाई वाला तार चाहिए, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे 1-1 मीटर वाले या 5-5 मीटर वाले तार चाहिए, तो 5-5 मीटर कितना प्रतिरोध का चाहिए वो भी पूछ लिया। तो उसके हिसाब से उन्होंने मोटाई सिलेक्ट कर ली, तार को मोटा पतला देख लिया, या उसके हिसाब से लंबाई काट काट के कस्टमर को देना शुरू किया। तो जिंदगी का मजा ही आ गया। कैसे? अब कंपनी वालों से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी वालों से इकट्ठे तार मंगवा लो और जैसा कस्टमर बोल रहा है वैसे काट कर या उसे पतला कर मतलब मोटा कर पतला करके तार आया है तो तार को मशीन में डाला तो तार मोटे से थोड़ा सा दबा दिया तो तार पतला हो गया। तार पतला हो गया, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम हुआ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया कम तो प्रतिरोध बढ़ गया। तो जिंदगी में तो मजा ही आ ना। तो फिजिक्स की एक क्लास से लाखों करोड़ों रुपए बच गए एक परिवार के और मुनाफा दुगना हो गया, है ना। चलो भाई, तो ये था प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि इकाई लंबाई इकाई क्षेत्रफल के लिए। ये वैसे ही बात है, कैसी बात है? विद्युत क्षेत्र वाला हिसाब है कि एकांक के लिए कितना है, तो वो हमने पता कर लिया, उससे हमने बोला प्रतिरोधकता। ओके सर, अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? ये हो जाएगा R रो L बटे में ए, है ना। तो R का मात्रक तो ओम पता है, ये हो गया रो, अच्छा लंबाई हो गई ये मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कट गया। अच्छा ये ऊपर आ जाएगा तो रो कितना हो जाएगा? रो का मात्रक हो जाएगा सर ओम इंटू मीटर, माइनस नहीं लगा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ओम मीटर लिखा हुआ है, ओम मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ओम मीटर इसका मात्रक होएगा। अच्छा, अगर आपको मात्रक पता चल गया बेटा तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। विमा निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। प्रतिरोध की विमा पता है, इनटू मीटर कर दो, प्रतिरोधकता की विमा आ जाएगी। तो इसकी विमा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चुटकू से में, ये हो जाएगा, कितनी हो जाएगी सर विमा? ये हो जाएगा एम तो है ही, L2 है यहाँ, L इंटू एक और करोगे तो L3 हो जाएगा, T-3 A-2, ये हमारे पास प्रतिरोधकता की विमा भी है। क्लियर है कहानी? तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ये हमने डिटेल में देख लिया। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब ये तो हमने प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का फील ले लिया, पूरा अंदर तक फील ले लिया कि होता क्या है। ठीक है, अब हमें इसमें और भी कुछ बातें करनी है। उससे पहले ओम के नियम को हम खत्म कर देते हैं, फिर हम प्रतिरोध पे ही पूरी बातें करेंगे। प्रतिरोध प्रतिरोधकता इन सब में घुस के बातें कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम ओम के नियम में एक दो और छोटी सी बातें बचती है वो कर लेते हैं। एक होता है VI अभिलाक्षणिक, मतलब क्या हुआ इसका कि VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर हमें पता चला कि विभव और धारा के मध्य वक्र बनाना है तो हमें पता है सर V जो होगा वो समानुपाती होता है I के। V क्या होता है? समानुपाती होता है I के। तो अगर V समानुपाती है I के तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर यहाँ पर जो वक्र बनेगा वो सीधी सरल रेखा बनना चाहिए ना। तो और इसका ढाल क्या होगा? इसका ढाल क्या होगा? इसका अगर थीटा है कौन तो इसका tan थीटा क्या होगा? तो सर tan थीटा कैसे पता करेंगे? V बराबर IR लिखते हैं। तो यहां पर यह y अक्ष पे हो गया है, यह हमारा ढाल हो जाएगा और ये x अक्ष हो जाएगा। तो y बराबर mx अगर हम करेंगे, यहाँ पर y बराबर mx हम करेंगे तो tan थीटा जो होगा वो हमारा ढाल कहलाएगा
अगर टेन थीटा हमारा ढाल कहलाएगा बेटा, तो ढाल मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं आर। मतलब यहाँ पे वी आई वक्र का ढाल जो होगा वह हमें प्रतिरोध देगा, जितना ज्यादा ढाल उतना ज्यादा प्रतिरोध। जैसे अगर मान के चलो वी आई ग्राफ, तो दो वक्र दे दिया, ये R1 दिया, ये R2 दिया। अब बोला कि यहाँ पे R1 R2 में से कौन ज्यादा, तो कॉमन सेंस जिसका ज्यादा ढाल उतना ज्यादा प्रतिरोध, तो R1 बड़ा होगा R2 से। अच्छा, इसमें कहानी में ट्विस्ट भी कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर हमको IV वक्र दे देंगे, है ना, ये VI वक्र उल्टा दे दिया, IV वक्र दे दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें ये R1 है, ये R2 है, तो अब इसमें ढाल जो है बेटा वो हमें x अक्ष से या हमें I अक्ष से कोण देखना है। तो अगर हम यहाँ पर I अक्ष से कोण देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब हम अब बोलेंगे कि सर R2 जो है वो बड़ा होगा R1 से, प्रतिरोध R2 का जो होगा वह ज्यादा होगा R1 से, ऐसा हमें करना होगा। क्लियर है कहानी? चलिए, तो यह हमें बात पता होनी चाहिए, नियत ताप पर यह सब कुछ होता है। और यहाँ पर नियत ताप पर आरोपित वोल्टता के समानुपाती ये धारा जो होती है वो वोल्टता के समानुपाती होती है, और यही ओम का नियम कहलाता है। और यहाँ पर ये जो पालन करते हैं, मतलब ये क्या, चालक होते हैं हमारे पास, है ना। हमने तीन प्रकार की चीजें पढ़ी थी, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक जो होते हैं वह हमारे लिए ओम के नियम का पालन करते हैं, हम इन्हें ओमिक या रेखीय चालक कहते हैं, है ना। ये ग्राफ, इसके से जुड़े और भी जो ग्राफ वो नीट में सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना ये किसके लिए, ओमिक के लिए। ये क्या कहलाते हैं, ओमिक या रेखीय चालक कहलाते। अच्छा, अब सर जो ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि वो होते अओमिक, है ना। क्या बोलेंगे हम इन्हें, हम इन्हें बोलेंगे अओमिक, अओमिक प्रतिरोध या अओमिक पदार्थ। तो अओमिक पदार्थ या अओमिक प्रतिरोध क्या होते हैं? अओमिक पदार्थ या अओमिक प्रतिरोध जो होते हैं बेटा, वह हमें लीनियर या रेखीय नहीं होते देते हैं, या वे रेखीय नहीं होते हैं। तो अगर रेखीय नहीं है तो इस प्रकार के कुछ वक्र बनेंगे कि वी आई कैसे टेढ़े मेढ़े वक्र वगैरह बनते हैं। ये वक्र आगे चलकर हम पढ़ेंगे कब, अर्धचालक चैप्टर में। तो ये इनके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, अर्धचालक और मिश्र धातु, अर्धचालक और मिश्र धातु। जैसे ये अर्धचालक डायोड का भी लाक्षणिक वक्र दिया, ये अर्धचालक होता है। यहाँ पर गैलियम आर्सेनिक GaAs मतलब कि गैलियम आर्सेनिक का वक्र दिया गया है, तो यह भी अर्धचालक नहीं होता है हमारे, और ये सब वहां पर जाकर पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी बस हम इतना देख सकते हैं कि अओमिक प्रतिरोध के लिए क्या होगा यहाँ पर। अच्छा सर, ये तो हमें बढ़िया से समझ में आ गया है। अब और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, हमें और क्या इंपॉर्टेंट सा पता होना चाहिए। हमें इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये अओमिक है, मतलब इसमें V=IR वाला सूत्र नहीं लगेगा। V=IR वाला सूत्र इसके लिए क्या हो गया है, गलत हो गया है। मतलब हमने जो पुरानी कहानी पीछे पढ़ी, पुरानी कहानी क्या पीछे पढ़ी, जैसे ये प्रतिरोध होता है या प्रतिरोध का बीमा वगैरह होती है, प्रतिरोध का सूत्र वगैरह होता है, ये कोई भी बात इसमें लगने वाली नहीं है, इसमें पूरी कहानी अलग होती है। ठीक है, इसलिए ये पूरा एक अलग चैप्टर बनाया गया अर्धचालक के नाम से। क्लियर है छोटी सी बात? तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी जो हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये ओम का नियम तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्रतिरोध को और डिटेल में पढ़ने में। प्रतिरोध की विमा जान ली, प्रतिरोध का मात्रक जान, लेकिन उसके अलावा और भी क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है वो देखते हैं। तो प्रतिरोध के ऊपर अगर हम और चर्चा करना चाहते तो प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध है रोएल बटे में ए। इसमें रो क्या है? पदार्थ का गुण है, यह आंतरिक चीजों पर निर्भर करता है, और L अपॉन में ए, L होगा लंबाई, ए होगा क्षेत्रफल, ठीक है, R होगा प्रतिरोध। तो अब यहाँ पर ये सूत्र को अगर हम एक बार ध्यान से देखें, या रो जो था वो क्या था, वो था सर आपने बनाया था, मिंट बनाया था, तो MENT, है ना। तो ये यहाँ पर मिंट बन गया भैया, ये हो गया मिंट। तो ये मिंट में तो सर ये बातें हमें समझ में आ गई। अब इसमें और क्या बातें समझनी, तो देखो क्या हुआ, यह प्रतिरोध आया है, यह प्रतिरोधकता आई है। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, साथ ही साथ इसकी जो पुरानी चीजें हमने पढ़ी उसके साथ और क्या क्या संबंध होते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पर हमने तो ये संबंध एक्चुअली ना बहुत सारे है, बहुत सारे भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा संबंध होता है, वो होता है विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व और रो के मध्य, है ना। क्या होता है संबंध, एक और इंपॉर्टेंट सा,
ई जे और रो के मध्य। ये एक और इंपॉर्टेंट सा है ना। तो धारा घनत्व और इनके मध्य क्या संबंध है, कैसे निकाल सकते हैं इसको? हम चाहे तो हमने जो पुराने पीछे समीकरण पढ़े उनसे भी बोल सकते हैं, या मैं आपको ऐसे सीधे भी बता सकता हूं। क्या देखो, धारा घनत्व जो था वो क्या होता है, धारा बटे में क्षेत्रफल। क्या था, धारा बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा सर, अब हम ये धारा को क्या लिख सकते हैं? धारा को लिख सकते हैं सर V इक्वल्स टू आई आर, है ना। V इक्वल्स टू आई आर से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर I का मान क्या लिख सकते हैं? I का मान लिख सकते हैं सर V बटे में R बटे में A। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध चाहिए। किसके साथ संबंध चाहिए? विद्युत क्षेत्र के साथ में। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र, ये V को, विभव को हटाना है, तो विभव को क्या लिख सकता हूं? विभव और क्षेत्र में क्या संबंध होता है सर? सर हमें पता है कि यहाँ पर V बराबर होता है E इंटू एल। क्या होता है? E इंटू एल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं E इंटू एल बटे में R बटे में A। ये हो गया J के बराबर। ये मैं अलग तरीके से डिराइव कर रहा हूं, इसको बहुत सारे तरीकों से डिराइव कर सकते हैं। अभी जो हमने पुराने समीकरण पढ़े थे उनमें भी ये संबंध ढूंढे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी पुराने संबंधों में जो डिराइव कर उन पे ना जाते हुए इससे ही मैंने आपको डिराइव कर दिया। तो क्या हो गया देखो यहाँ पर, ये हो गया सर J बराबर हो गया E, अच्छा, बटे में R इंटू A बटे में L। देखो ध्यान से, ये R इंटू A बटे में L हो गया। सर R इंटू A बटे में L क्या? देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकता हूं? ये क्या यही लिखा हुआ है R इंटू A बटे में L? क्या ये रो लिखा हुआ है? अभी मैंने आपको इस सूत्र से डिराइव कर दिया। आप चाहते तो इससे भी डिराइव कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे हमने जो संबंध लिखे उनमें से, बाकी आपको मेन मुद्दा जो है वो ये पता होना चाहिए कि इसे मैं लिख सकता हूं रो। तो J बराबर होता है E बटे में रो। धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व वो होता है विद्युत क्षेत्र बटे में, विद्युत क्षेत्र बटे में प्रतिरोधकता, है ना। धारा घनत्व क्या होगा? विद्युत क्षेत्र बटे में प्रतिरोधकता। और इसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो आगे चलकर आपको याद भी आएगी और काम भी आएगी, वो ये होता है कि जो रो होता है बेटा, रो को, है ना, रो को हम लिख सकते हैं एक और नया पद, इसे बोलते हैं 1/सिग्मा। सिग्मा होता है चालकता, इसके ऊपर और चर्चा कर रहे हैं हम अभी। ये होगा चालकता। तो आज कुछ बहुत भारी भरकम से पद ही पद आ चुके हैं हमारे पास। ये होता है चालकता। तो चालकता क्या होता है? बेसिकली चालकता होता है बेटा कि यहां पर अगर हमने यह प्रतिरोधकता था, मतलब इकाई लंबाई, इकाई क्षेत्रफल में कितना प्रतिरोध आएगा, उसे हमने प्रतिरोधकता बोला था। तो चालकता क्या होता है? चालकता जो होता है प्रतिरोधकता का उल्टा है, कि कितनी आसानी से कहीं पर भी हम धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। तो वह क्या होती है? वह चालकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? ये हम लिख सकते हैं J बराबर होगा सिग्मा इंटू, J बराबर होगा सिग्मा इंटू, है ना। तो ये हो जाएगा J बराबर E सिग्मा इंटू E। क्लियर है कहानी? तो ये एक और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हमारी तरफ आता हुआ, ये इसका रट्टा लगा लो, एक याद रहेगा तो बाकी सब याद रह जाएंगे। क्या? J बराबर होता है E इंटू सिग्मा। तो सिग्मा की जगह हम 1/रो लिख सकते हैं। ऐसे के ऐसे उठकर सीधे एग्जाम में आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ऐसा का ऐसा उठकर आ जाएगा। सिग्मा दे देंगे, E दे देंगे, J पूछ लेंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, एक पूछ लेंगे, ऐसा का ऐसा उठकर आएगा 100%। श्योर गारंटी। क्लियर है कहानी? तो ये यहां पर हम इस प्रकार से ऐसे याद रख सकते हैं। ओके सर, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको चालकता बताया, इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए SP स्टार आप चाहो तो बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। बाकी मैंने अभी तक बनाया नहीं, लेकिन एक बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ दो। क्या मैं ऐसा लिख दूं? J बराबर होता है E इंटू सिग्मा। तो J बराबर E इंटू सिग्मा, या हम इसे चाहे तो जस या यस लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? यस, है ना। मतलब Y और J एक जैसी, ये थोड़े से
तो सिग्मा की जगह हमने एस लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यस। तो ऐसे कुछ छुट छुट के फॉर्मूले टाइप खुद के बना लिया करो, ताकि या शॉर्ट ट्रिक टाइप बना लिया करो, जिससे जिससे याद रहे आपको, है ना। तो जैसे ये क्या लिखा हुआ है ना, या ऐसा लिख सकते हो जा इधर से, क्या लिख सकते हो, जा इधर से, है ना। मैं कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपना अपना बना सकते हो। क्या बना सकते हो भैया, तू जा रहे इधर से, यस बना सकते हो, या जा इधर से, तू जा इधर से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जा मतलब जे ई एस, या सिग्मा, इधर से सिग्मा, या से लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एसपी स्टार बना लो। ये कुछ कुछ ही फॉर्मूले जो हमें याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, जो हम आसानी से याद रख सकते हैं। जा इधर से, निकल जाओ तो इधर से, मेरे नजरों से गायब होता है। चलो ठीक है, तो अब ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसी को एक बार डिटेल में थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा फोटो है हमारे पास, जहाँ पे एक रामलाल जो है ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये चिंटू तार में से गुजरना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में से धक्का कौन लगा रहा है, इसको पीछे से धक्का कौन लगा रहा है, वोल्ट। मतलब कि जितना ज्यादा विभव होगा उतना ज्यादा धारा जाने की कोशिश करेगी, या उतना जोर से धक्का लगेगा। ऐसे जैसे लात मार दी से बोले चल बे आगे चल तू, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे कौन बढ़ रहा है, धारा आगे बढ़ रही है, करंट आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है इसे रोकना। तो जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना क्षेत्रफल कम हो जाएगा और प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा, जैसे निकलने में उतनी ज्यादा कठिनाई होगी। तो हम समझ सकते हैं रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, चीजों को रोक रहा है, या धारा को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस को जो है वो अगर हम परिपथ बनाएंगे तो इस प्रकार के चिन्ह से बनाते हैं, इसे उबड़ खाबड़ सा चिन्ह बनाते हैं। ओके सर, अगर हम वास्तविक जिंदगी की बात करें, वास्तविक जिंदगी की बात करें बेटा, तो जो प्रतिरोध होता है वो हम ऐसा बना देखते हैं, है ना। ये कहाँ दिखेगा आपको, ये अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो तो आपने अगर कभी भी कुछ सर्किट वगैरह देखे हो, कहाँ देखे हैं, जैसे टीवी वीसीआर वगैरह, अगर आपने पुराना जो होता था वो खुला देखा, या किसी का भी पीसीएम, है ना, मतलब कि जो छोटी सर्किट्स होते हैं वो कुछ देखे हो, तो उसके अंदर ये एलिमेंट मैं अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा, ये एलिमेंट जरूर देखा होगा। ये हमारा प्रतिरोध होता है, इसके ऊपर कलर के कुछ पट्टे हैं जिसके ऊपर भी अगली क्लास में चर्चा करनी होगी। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। ये सारे के सारे जो मैंने आपको समझाया वो सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता R बराबर रो L बटे में A, यदि L का मान 1 हो जाए और A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो R रो के बराबर हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोधकता इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल व इकाई लंबाई वाले पदार्थ के प्रतिरोध के आंकिक रूप के बराबर होती है। इसकी विमा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका सूत्र भी ऑलरेडी देख चुके हैं, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। क्लियर है कहानी, है ना। मिनट भैया, मिनटी भैया, मिनटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है प्रतिरोधकता पदार्थ का निहित गुण है, मतलब आंतरिक गुण है। यह वस्तु की आकृति व आकार से स्वतंत्र होता है अथवा एल और ए पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से एक और शब्द अभी मैंने आपको बताया था, चालकता। चालकता क्या होता है, सिग्मा से चिन्हित करते हैं हम इसे। प्रतिरोधकता का व्यक्त क्रम चालकता कहलाती है, मतलब कि उल्टा होता है चालकता। ये होगा S बराबर होगा 1 बटे में रो, ठीक है। अच्छा, अब इसके मात्रक पे अगर हम चर्चा करें, फिर इसकी विमा देख लेते हैं, तो इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा मतलब m की पावर 1 है तो यहाँ m की पावर -1 हो जाएगा। ये l की पावर 3 है, l की पावर -3 हो जाएगा। ये t की पावर -3 है, t की पावर 3 हो जाएगा। और ये a की पावर -2 है, ये a की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मात्रक समझने से पहले एक और पद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने प्रतिरोधकता का उल्टा जो देखा वो चालकता देखा, प्रतिरोधकता का उल्टा जो है वो चालकता देखा। उसी प्रकार से प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वह चालकत्व होता है। क्या होता है, चालकत्व, या चालन भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, चालन, कंडक्टेंस। ये क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ये प्रतिरोधकता का उल्टा है चालकता, ये प्रतिरोध का उल्टा है। अच्छा, तो सर प्रतिरोध का मात्रक अगर आपको पता हो तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का मात्रक आपने बताया ओम होता है। तो अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा तो प्रतिरोधक, ये यहाँ पे चालकत्व का जो मात्रक होगा वो 1 बटा ओम हो जाएगा, या 1 बटा ओम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक थोड़ी सी चालाकी करी,
कुछ साइंटिस्ट मस्ती मजाक में बैठे हुए थे एक दिन, है ना, कुछ मस्ती मजाक में बैठे हुए थे, उनने बोला कि भैया चालक तो किसी ने मस्ती मजाक में बोल दिया होगा कि भैया हमने तो ओम बोल दिया, चालक तो भी मिलता है तो उसका उल्टा कर देते हैं। देखो ये हमें काफी ज्यादा फिजिक्स में काम नहीं आएगा, ये तो भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है। इसको सिग्मा से भी चिन्हित करते हैं या एस से भी लिख सकते हैं, है ना। एस तो हम बहुत कम लिखेंगे, सिग्मा ही लिखेंगे ज्यादातर से, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आई कि यार इसका मात्रक क्या करे, तो किसी ने बोल दिया ये उसका उल्टा है तो उल्टा लिख ले, तो उल्टा हो गया MHO, OHM का उल्टा हो गया MHO, तो बस उल्टा बना दिया, तो उसी दिन से इसका मात्रक बन गया, है ना। तो उसका मात्रक क्या हो गया, मोह। क्या हो गया, मोह। ये ओम, ये मोह, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा। तो यहां पर क्या हो गया, MHO, ये OHM हो गया, मोह हो गया। बस अब हो गया तो हो गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, ये चालकत्व का उल्टा होता है। क्लियर है मामला, है ना। सॉरी, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व, और इसका मात्रक बन गया मोह। अब चालकता, है ना, चालकता का मात्रक क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। देखो चालकता के लिए बात कर लेते हैं, इसके मात्रक पे चर्चा कर लेते हैं। चालकता का मात्रक, तो चालकता के मात्रक पे अगर हम चर्चा करें तो ये होता है सर 1/सिग्मा, 1/सिग्मा या 1/ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो यहां पर 1/ओम को तो हमने मोह लिख दिया, क्या लिख दिया, मोह। तो हो गया मोह प्रति मीटर या मोह मीटर की पावर -1, यह आंसर है। क्या गया, मोह मीटर की पावर -1। क्लियर है मामला। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें आगे एक्चुअल में और भी बहुत सारी गंभीर चीजें करना शुरू करना है। मतलब जैसे अब हमने ये प्रतिरोध के ऊपर ये सारी बातें पढ़ ली, अब हमें इसमें से ही बातें उठानी है। मतलब अब हमें यह पढ़ना है कि यह निर्भर किस किस पर कर रहा है ना। तो हमें देखना है प्रतिरोध की निर्भरता, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, नीट में सीधे सीधे सवाल, एम्स में सीधे सीधे सवाल, प्रतिरोध की निर्भरता पर। प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता देखें तो प्रतिरोध का सूत्र क्या है सर, यह R बराबर रो भी लिखूंगा मैं, लेकिन रो की जगह क्या लिखूंगा मैं, अभी मैं मिनट लिख रहा हूं, मिनट लिख रहा हूं, ये होगा L/A। तो ये यहां पर मैंने रो के पदों में मिनट लिख दिया, और यह हो गया हमारा प्रतिरोधकता। अब अगर हम यहां पर निर्भरता देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सी और पहली निर्भरता हमें किसमें दिखाई देती है, लंबाई पर। तो सबसे पहली बात, लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है छोटी सी कि फिजिक्स इतना पढ़ने के बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि सर अगर कोई भी चीज किसी के समानुपाती होती है, तो समानुपाती होती है जैसे R/L के समानुपाती होता है, तो हम क्या लिखेंगे, R1/R2 जो हो जाएगा वो L1/L2 के बराबर होगा। तो यह समानुपाती मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो लंबाई है, उनका अनुपात लिखना है, तो प्रतिरोध का अनुपात जो होगा वो लंबाई के बराबर होगा। अच्छा सर, दूसरी बात होगी क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करें हम तो R जो है समान व्यक्त क्रमानुपाती है 1 है, या समानुपाती होगा 1/1 है। अब हम चाहे तो यहां पर एक और छुटकी सी बात कर सकते हैं कि हमें पता है एरिया जो होता है वो πr² होता है। R क्या होती है, त्रिज्या। R क्या होती है, त्रिज्या। 99% केसेस में गोल वायर ही लेंगे, बेलनाकार लेंगे तो वो हो जाएगा, उसकी त्रिज्या होगी πr²। तो यहाँ पे R जो है वह मैं चाहूं तो व्यक्त क्रमानुपाती लिख सकता हूँ स्मॉल r के स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह लिखा मैंने πr², पाई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे R व्यक्त क्रमानुपाती लिख सकता हूँ स्मॉल r। स्मॉल r क्या त्रिज्या है। ओके सर, अब अगर इन दोनों पे बात करूं तो ये दोनों जो है वो बाह्य गुण है ना, ये क्या है, बाह्य गुण है, या यह हम आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। तार को लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया, पतला कर दिया, मोटा कर दिया, अलग अलग तार लिए तो बदल दिया।
लेकिन अब मैं जो दो गुणों पे बात कर रहा हूं वो क्या है, वह अब देखो ये प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधकता पे निर्भर कर रहा है, एल पर और ए पर। तो एल और ए हो गया। अब मैं प्रतिरोधकता के अंदर घुस रहा हूं, तो प्रतिरोधकता के अंदर घुसेंगे तो यहां पे लिखेंगे हम मिंट, और ये मिंट जो होगा, मिंट जो होगा वो क्या है, वह है सर मिंट जो हो जाएगा यहां पर एम द्रव्यमान, कुछ नहीं हुआ सर, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, कभी नहीं बदलेगा, तो ये द्रव्यमान तो बदल ही नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। ई क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल सकते हो क्या, सर इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल सकते हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नहीं बदल सकते। एन, हाँ एन बदल सकते हैं। एन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये बदली जा सकती है, बिल्कुल ये बदली जा सकती है बेटा। और यहां पर रो जो होगा वह प्रतिरोधकता जो है वो एन पर निर्भर करेगा, मतलब ये पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। अगर आपने पदार्थ लिया, ऐसा पदार्थ लिया जिसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, निर्भर ये किस पर पता चलता है, एन से। अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। अगर ये एन है तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रतिरोधकता कम होगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ चालकता। अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पे आप चाहो तो चालकता का सूत्र भी लिख सकते हो। क्या सूत्र लिख सकते हो चालकता का, ये प्रतिरोधकता का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एन टाउ बटे में एम। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एन बढ़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी एकांक आयतन में, तो चालकता बढ़ जाएगी या प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। दूसरी निर्भरता जो है वह क्या है, ये टाउ। टाउ होता है विश्रांति काल, या ये निर्भरता है तापमान, तापमान पर निर्भरता। अब सर तापमान पर निर्भरता कैसे हो सकती है, तापमान पर निर्भरता कैसे हो सकती है, तापमान पर निर्भरता ऐसे हो सकती है बेटा कि अगर आपने तापमान बढ़ाया तो ये किससे पता चल रहा है, टाउ से। तो अब क्या होगा, कण जल्दी जल्दी टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे मतलब विश्रांति काल, दो क्रमांगत टक्करों के मध्य समय कम हो गया। तो अगर टाउ कम हो गया तो प्रतिरोधकता फिर से बढ़ गई, या मैं बोल सकता हूं टाउ कम हुआ तो चालकता कम हो जाएगी। चालकता कम हो जाएगी मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे और धारा प्रवाहित करवाना, तो प्रतिरोधकता टाउ पर निर्भर करती है। तो कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे। होमवर्क में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनमें मैं आपको एल दुगना कर दूं, लंबाई दुगनी कर दी तो प्रतिरोध कितना होएगा, है ना, फिर या इसी प्रकार से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वगैरह पे परिवर्तन के सवाल मिल सकते हैं। एक और प्रकार का सवाल होगा जिसमें हमको ऐसा करना होगा, एल आर समानुपाती होगा एल स्क्वायर के, वो क्या होता है अब वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा आपको, है ना, वो नियत आयतन के लिए होता है, तो वो सब हम अगली क्लास में समझेंगे। उसके जुड़े बहुत सारे उदाहरण भी करने वाले हम, जैसे द्रव्यमान पर कैसे निर्भरता होती है, और साथ ही साथ द्रव्यमान पर तो निर्भरता है ही, द्रव्यमान पर तो निर्भरता है ही, उसके अलावा भी है ना, उसको डेरिवेशन करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो मैं बीच में तोड़ना नहीं चाह रहा हूं इस चीज को। तो अगली क्लास में मैं आपको ये पूरा यहाँ से समझाऊंगा कि ये लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये पदार्थ पर निर्भरता वगैरह सब कुछ, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। तो अगली क्लास में मैं प्रतिरोध से जुड़े आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने चाहूंगा। प्रतिरोधकता की ताप में निर्भरता क्या होती है, ग्राफ वगैरह कैसे बने, किसके बने, ये सब नीट का पीवाईक्यू है, वो भी करवाऊंगा। साथ ही साथ वर्ण कोड भी हम पढ़ेंगे, ये प्रतिरोध भी मैं आपको एक दिखाने के लिए लेकर जरूर आऊंगा अगली क्लास। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ अगली क्लास में होगा। ये होमवर्क भी, क्वेश्चंस भी बहुत सारे नीट 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस में आज आपको होमवर्क में डालूंगा। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए या नहीं बने, वो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि उसके और एग्जाम्पल्स अगली क्लास में जाएंगे तो 100% आपसे बन जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। जाने से पहले दो बिल्कुल आसान से सवाल क्विज के रूप में हम कर रहे हैं, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। तांबे के तार के सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ाकर तार में प्रवाहित धारा बढ़ाई जाती है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
आज सारे सूत्र मैंने बताया ना यार, वो एक बार पूरे एक पन्ने पे लिखना है सभी को। अगला सवाल देख लो। व्यास दिया हुआ है ना, व्यास बोले या त्रिज्या बोले बात बराबर ही है ना, क्योंकि व्यास और त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती ही होते हैं। थोड़ा सा सोचो, न्यूनतम प्रतिरोध याद करना इन चारों में से। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए लंबाई सबसे कम होनी चाहिए और एरिया सबसे अधिक बनना चाहिए। चलिए, हो गया। चल जवाब जान लेते दोनों सवालों का। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि सर तांबे के तार के सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ाया जाता है, V बढ़ाया जाता है। अच्छा, यदि n प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या है, तो बेटा कभी भी आवेश की संख्या जब तक तार नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदलेगी। तो अगर हमने विभव बढ़ा तो तार n पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना, स्मॉल n कभी बदलने वाला नहीं है। और V आवेश वाहकों के अपवन वेग को प्रदर्शित करता है। तो देखो n क्या होगा, n उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हमने विभवांतर बढ़ाया, कैपिटल V विभवांतर बढ़ाया, तो धारा बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी तो I बराबर NEAVD होता है। तो अगर हम देखें यहां से, तो सर हमें पता है कि अगर यहाँ पर धारा बढ़ी तो ये VD भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है कहानी? या हम इसको ऐसा भी समझ सकते थे ना कि यहाँ पर VD बराबर NE बटे में M इंटू टाउ होता है। तो अगर V बढ़ाओगे तो E भी बढ़ेगा, है ना, V बराबर E इंटू L होता है। तो विभव बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो VD बढ़ेगा। तो VD बढ़ेगा लेकिन N अपरिवर्तित रहेगा, है ना, V बढ़ेगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन सही आएगा, परंतु V बढ़ता है। क्लियर है मामला? चलिए और कुछ देख लेते हैं। कॉपर के निश्चित टुकड़े के न्यूनतम प्रतिरोध है ना, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए। तो R बराबर रो L बटे में A। तो यहाँ पे प्रतिरोध को न्यूनतम करना है, तो L सबसे कम और क्षेत्रफल सबसे अधिक होना चाहिए, तब बात बनेगी। ये सूत्र को हम लिख सकते हैं रो L बटे में पाई R स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, या हम चाहे तो रो L बटे में पाई D स्क्वायर बटे में 4 होता है यार, है ना। प्रतिरोध में मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसमें चाहा मैंने त्रिज्या, तो त्रिज्या की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, D बटे में 2 लिख सकता हूँ। तो ये पलटिका के ऊपर चले जाएगा, या ये हो जाएगा रो 4 L बटे में पाई D स्क्वायर। बस अब क्या करना है, अब एक एक करके सेट कर लो। जैसे पहले वाले के लिए देखेंगे सर, तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा R1 के लिए तो यही हो जाएगा रो L 4 बटे में पाई D स्क्वायर। देखो अल्टीमेटली ये तो सभी में ही होगा, तुम्हें L और D का अनुपात चेक करना है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में सर रो 4 बटे में पाई तो होगा ही होगा, इसमें लेंथ जो है वो दुगनी हो गई है और D जो है वो आधा हो गया। तो सर ये मामला तो फंस गया, क्योंकि D पलटिका के ऊपर जाएगा, तो ये तो न्यूनतम नहीं हो सकता। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यूनतम नहीं हो सकता, बस इतनी बात है। इसी प्रकार से R3 देख लेते हैं हम। R3 क्या हो जाएगा, उधर लिख देते हैं यार आप लोगों के लिए। R3 क्या हो जाएगा सर, 4 रो बटे में पाई तो आएगा, इसको रख दो। हाँ, लंबाई जो है वो L बटा 2 हो गई है। ओ हो, और यहाँ पे 2D का स्क्वायर, आए हाय। तो ये तो सर मेरे को न्यूनतम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो रहने दो, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो L बटे में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो गया 8D स्क्वायर। हाँ सर ये तो बन गई बात। ये भी नहीं हो पाएगा R4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 4 रो पाए तो रहने दो, इसमें लंबाई कितनी है, L हो जाएगी, और ये हो जाएगा D बटे 2 का स्क्वायर। तो D बटे 2 का स्क्वायर तो 2 पलटिका के ऊपर चल जाएगा, मतलब बढ़ा देगा अल्टीमेटली।
तो ये भी ज्यादा है, ये इसमें कंपटीशन था लेकिन ये जीत गया क्योंकि इसमें 1/8 आ गया है। मतलब कहानी वही है। क्या कहानी? लंबाई सबसे कम किसमें है? इसमें है, और एरिया भी सबसे ज्यादा किसका आएगा? इसका आएगा। तो यही हमारा आंसर बन गया, तीसरा आंसर। क्लियर है? चलिए बेटा, तो आज की कहानी इतनी रखते हैं। हमने अपमान वेग वगैरह देख लिया। I बराबर NEAVD, AVD सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला VD का, VD बराबर होता है E बटे में M इंटू टाउ। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला E बराबर होता है V इंटू L होता है, सॉरी V बटे में L होता है। अच्छा यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर भी कहीं लिखा भी हमने V बटे में L होगा। हाँ हाँ सही है, तो V बराबर E इंटू L होगा। ठीक है, तो E बराबर होगा V इंटू L हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने फिर इन सबको मिला मूलों के बातें देखी। क्या हमने लिखा? सबसे इंपॉर्टेंट सा प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोधकता फॉर्मूला। उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा, क्या? मिंट देखा। तो M(E²) N इंटू टाउ हो जाएगा, रो L बटे में A सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये रो L बटे में A बना देगा। इसके अलावा जे धारा घनत्व के लिए भी बातें करी। धारा घनत्व क्या होता है? I बटे में A होता है, और इसका इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ना क्या कि सर धारा घनत्व जो होगा उसके लिए हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? जा इधर से, तो तू जा इधर से, तो यह हमारे लिए अच्छा सॉरी इंटू सिग्मा होगा। तो यह हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हो जाएगी। क्लियर है मामला? अच्छा सर, इसके अलावा और क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने अच्छा चाहे तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि जे बराबर होगा E बटे में रो। इसी प्रकार से इसमें हमने एक म्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? म्यू गतिशीलता, वो पढ़ा था VD बटे में E। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमने पढ़ी थी और ऐसे कैसे हमें पता होना चाहिए। अच्छा, VD बटे में E को क्या लिख सकते हैं? VD बटे में E को लिखा था हमने E टाउ बटे में M, ये म्यू हो गया। ठीक है, ओम का नियम V इक्वल टू IR। ठीक है, प्रतिरोध वगैरह में भी बातें कर ली हमने। बाकी बचे हुए सूत्र अब हम अगली क्लास में, मतलब इसके बेस्ड सवाल अगली क्लास में करने वाले हैं। जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना बेटा। होमवर्क हर बार की तरह आपने मिलेगा। अगली क्लास में विद्युत प्रतिरोध पर महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर महत्वपूर्ण सवाल और प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ने वाले हैं। तो जितना बड़ा रिवाइज करेंगे सभी बच्चे, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा बाय बाय, थैंक यू।